हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में जेरेमी बेंथम के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारी वीडियो सीरीज आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जिनका संबंध राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से है, यदि उनके सिलेबस में जेरेमी बेंथम विचारक शामिल है तो उनकी दृष्टि से यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि इस जेरेमी बेंथम पर हमारी एक या दो पार्ट आए। इन दोनों पार्टों को पढ़ने के बाद आपका कोई भी सवाल पीछे नहीं रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप स्टडी विद जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। इनके अलावा आप राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र की अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है। जहां तक हमारा प्रयास हो, आपको गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु प्रदान की जा रही है। जेरेमी बेंथम के विचार। जेरेमी बेंथम ये इंग्लैंड के एक प्रमुख विद्वान रहे हैं और इनकी प्रसिद्धि उपयोगितावादी सिद्धांत के कारण हुई है। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो आइए इनके संपूर्ण जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन को जानेंगे। किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले उसके प्रारंभिक जीवन को समझना बहुत ही जरूरी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि को। जेरेमी बेंथम, उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घर में हुआ था। यानी इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ? 1748 में। ये एक प्रतिभाशाली बालक थे और इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वहां से इन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। स्नातक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद बेंथम ने लिंक्स इन संस्था में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया। जेरेमी बेंथम ने कानून का अध्ययन करने के लिए स्नातक के बाद लिंक्स इन संस्था में प्रवेश लिया। वहां पर उन्होंने कानून का अध्ययन किया। क्योंकि जेरेमी बेंथम का जन्म ही एक ऐसे वकील परिवार में हुआ और उनके पिता का प्रभाव इनके ऊपर रहा। स्वाभाविक है, किसी परिवार का जो पृष्ठभूमि होती है उसी पृष्ठभूमि में बालक का विकास होता है। तो बेंथम भी अपने पिता के वकील पैसे से प्रभावित थे। 1772 में उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया। जब इन्होंने कानून का अध्ययन किया लिंक्स इन संस्था में और उस कानून की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात जेरेमी बेंथम वकालत करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। वकालत का पेशा इन्होंने अपनाया। लेकिन वकालत इन्होंने 1772 में प्रारंभ की, लेकिन कुछ समय तक ही इन्होंने वकालत की और उसके बाद इस वकालत को उन्होंने बंद कर दिया। जब ये वकालत कर रहे थे और उससे पहले उन्होंने जहां पर कानून का अध्ययन किया, उस वक्त उनको यह अनुभव हो गया कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है, इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है, वह दोषों से भरी हुई है, उसमें कई त्रुटियां हैं। और इन्होंने अपने वकालत के अनुभव से और कानून के अनुभव से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में इन्होंने सुधार करने का निर्णय लिया। वकालत की अवधि के दौरान बेंथम को वहां प्रचलित कानून व्यवस्था के दोषों का ज्ञान हो गया और उसने कानून व्यवस्था में सुधार करने का निर्णय लिया। यहां तक ठीक है? आप वीडियो को रोककर आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां तक सवाल आ गए हैं कि कौन सा विचारक किस देश से संबंधित है।
तो जेरेमी बेंथम एक अंग्रेजी विचारक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। वकालत के पेशे से बेंथम को अनुभव हुआ कि इंग्लैंड के कानून में भारी त्रुटियां हैं। यदि ये त्रुटियां इंग्लैंड के कानून में रहेगी तो न्याय व्यवस्था निरर्थक होगी। उन्हें यह भली भांति अनुभव हो गया कि जो इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है वह त्रुटियों से भरी हुई है। यदि ये त्रुटियां इंग्लैंड की इस कानून व्यवस्था में रहेगी तो जो अपराधी है वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो निरपराधी हैं उन्हें इस कानून व्यवस्था का क्या है, दंड भुगतना होगा। बेंथम ने महसूस किया कि कानून भंग करने वाले दंड से आसानी से बच जाते थे और निरपराध दंड पाते थे। ये बात बेंथम भली भांति जानते थे। तो बेंथम एक कानूनी विद्वान भी रहे हैं और इन्होंने इंग्लैंड की कानून व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। मित्रों, चलते हैं आगे, इनके जीवन में क्या मोड़ आते हैं उनके बारे में। बेंथम ने इंग्लैंड के कानून के समस्त दोषों को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने वकालत को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के कानून व्यवस्था में जो भी दोष है उन्हें दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए 1772 से। और उसके बाद उन्होंने 1776 में अपनी पहली पुस्तक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित करके इंग्लैंड की राजनीति में तहलका मचा दिया। यानी जेरेमी बेंथम की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई 1776 ईस्वी में, और जिसमें उन्होंने, जिसका नाम था फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आई हुई है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। और यह पुस्तक प्रकाशित करके उन्होंने इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में तहलका मचा दिया। एक आमूलचूल परिवर्तन करने का एक निर्णय है जो इस पुस्तक में उन्होंने लिया। इस पुस्तक में बेंथम ने ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित इंग्लिश कानून की टीकाओं में प्रतिपादित सिद्धांतों की आलोचना की। यानी इनसे पूर्व ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित इंग्लैंड का जो कानून व्यवस्था के ऊपर उनकी जो टीकाएं थी, उनके जो ग्रंथ थे, उनकी उन्होंने इस पर आलोचना की, क्योंकि ब्लैक स्टोन द्वारा जो भी प्रतिपादित ग्रंथ थे वो त्रुटियों से भरपूर थे, कानून की त्रुटियां उसमें शामिल थी। लेकिन जब बेंथम की फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक आई तो उसमें उन्होंने ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित जो भी विचार थी उनकी उन्होंने भरपूर आलोचना की। तो यहां आप ये नोट करें कि 1776 में पहली पुस्तक आती है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट जेरेमी बेंथम की, जिसमें वो ब्लैक स्टोन द्वारा प्रतिपादित इंग्लिश कानून की आलोचना करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके बाद, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद, कानून विशेषज्ञों ने बेंथम के सुझावों के अनुसार इंग्लैंड की कानून व न्याय व्यवस्था में परिवर्तन व सुधार करने शुरू किए। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसके बाद वहां के कानून विशेषज्ञों ने, उनके सामने नया दृष्टिकोण आया। तब उन्होंने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास शुरू किए। इसके बाद बेंथम प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखता रहा। यानी इस पुस्तक के बाद भी बेंथम कुछ न कुछ लिखता रहा। उसकी ख्याति को देखकर उसके पिता ने उसके लिए 100 पाउंड की वार्षिक आय की व्यवस्था की। जब बेंथम की यह पुस्तक प्रकाशित हुई उसके बाद कि बेंथम निरंतर अपना शोध कार्य जारी रखे, इसके लिए उनके पिताजी ने 100 पाउंड की वार्षिक आय की व्यवस्था की, ताकि बेंथम आर्थिक चिंता से मुक्त होकर अपना लेखन कार्य करे। उनके पिता वकील थे तो वो भली भांति जानते थे कि किस प्रकार एक बालक अपने जीवन में सफल कार्य कर सकता है चिंता मुक्त होकर। तो उन्होंने 100 पाउंड की वार्षिक आय की बेंथम के लिए व्यवस्था की, ताकि वह चिंता मुक्त होकर लेखन कार्य करता रहे। आगे चलते हैं। बेंथम ने नीति शास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दंड शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों का गहरा ज्ञान था उसे, क्योंकि इन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। नीति शास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
दंड शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों का गहरा ज्ञान था। उसने इन क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के जोर दिखाए और एक विशाल राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया। इन सभी ग्रंथों के आधार पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें उपयोगितावाद का सिद्धांत सबसे प्रमुख सिद्धांत है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम के संपूर्ण विचार उपयोगितावाद पर टिके हुए हैं। उसके बारे में अभी हम अध्ययन करें आगे, उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। 1789 में उसकी रचना नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत का प्रकाशन हुआ। उनकी दूसरी पुस्तक आई नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत 1789 में। इसमें उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रेंच को नागरिक सम्मान से पदवी प्रदान की। यानी जब बेंथम की प्रसिद्धि चारों ओर फैली तब फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रेंच नागरिक सम्मान की पदवी से इन्हें नवाजा। इनकी कानून व्यवस्था में इन्होंने जो सुधार किए उनसे प्रभावित होकर फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उन्हें फ्रेंच नागरिक सम्मान से नवाजा 1792 में। आगे चलते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में एक हमारी नजर रहेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में रचनाओं से संबंधित भी कई प्रकार के सवाल आते हैं। इनकी पहली रचना है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। यह पुस्तक 1777 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह बेंथम की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में बेंथम ने ब्लैकस्टोन की कानूनी टीकाओं पर तीव्र प्रहार किए और उसकी आलोचना की। इस पुस्तक ने इंग्लैंड में न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी, क्योंकि यह पुस्तक इंग्लैंड की प्रचलित न्याय व्यवस्था में सुधार करने पर बल देती है और इससे बेंथम का सम्मान और बढ़ गया। इस पुस्तक के प्रकाशन से इस पुस्तक में बेंथम ने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के दोषों व उन्हें दूर करने के उपायों का वर्णन किया इसमें। तो यह पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में बेंथम ने प्रचलित इंग्लैंड की कानून व्यवस्था में सुधार पर बल दिया और ब्लैकस्टोन की कानूनी टीकाओं पर इन्होंने आलोचना की। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इनकी अगली पुस्तक आती है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1789 में हुआ, लेकिन यह पुस्तक 1780 में एक नोट्स के रूप में प्रकाशित हुई, एक पत्रों के रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन इसका ओरिजिनल प्रकाशन है जो 1789 में हुआ है। इस पुस्तक में बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह बेंथम की सर्वोत्तम रचना है। यानी इस पुस्तक में भी उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। इनकी और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, जिनमें डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन 1802 में प्रकाशित हुई। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार सवाल आया है निम्नलिखित में से कौन सी बेंथम की रचना है या नहीं है, तो आपको इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगली इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ यह भी बेंथम की रचना है। अगली इनकी पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, जो 1811 में प्रकाशित हुई। ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। उन दो पुस्तकों के अलावा भी ये अन्य उनकी पुस्तकें हैं, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। आगे इनकी और पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण। ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस। ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस ये 1813 में प्रकाशित हुई। इनके अलावा द बुक ऑफ फेलेसीज, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। द बुक ऑफ फेलेसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बेंथम की महत्वपूर्ण रचनाएं ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, द बुक ऑफ फेलेसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, और हमने पहले बात की थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। यह बेंथम की दूसरी पुस्तक है।
और पहली इनकी पुस्तक थी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जिस पुस्तक में उन्होंने प्रचलित कानून व्यवस्था में सुधार की वकालत की, और ब्लैक स्टोन की वहां पर कानून व्यवस्था पर जो टीकाएं थी उनकी भी इन्होंने आलोचना की। आगे चलते हैं इनकी और महत्वपूर्ण विचारों की ओर। अब बेंथम की अध्ययन पद्धति के बारे में हम बात करेंगे कि बेंथम की अध्ययन पद्धति कौन सी है। बेंथम ने अपने चिंतन में प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण किया है। उसके उपयोगितावाद का संबंध जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से है, यानी बेंथम ने अपने चिंतन में प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण किया, क्योंकि जो बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया उसका संबंध भी जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से है। इसलिए उसने वास्तविक जगत के मनुष्यों के व्यवहार को जानने के लिए अनुभवमूलक पद्धति का भी सहारा लिया। यानी प्रयोगात्मक पद्धति के साथ साथ उन्होंने अनुभवमूलक पद्धति का भी सहारा लिया, क्योंकि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसका संबंध मानव जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से है। बेंथम ने निरीक्षण, प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही वास्तविक तथ्यों को जानने का प्रयास किया। यानी बेंथम ने निरीक्षण, प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही वास्तविक तथ्यों को जानने का प्रयास किया। कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। बेंथम वे किसी भी वस्तु को कल्पना के आधार पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। यह उनकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वो किसी भी वस्तु को कल्पना के आधार पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। वो कल्पना के आधार पर किसी वस्तु का सत्य होना या असत्य होना इसके बारे में वो निर्धारण नहीं करते थे। उनका विश्वास है कि निरीक्षण, परीक्षण एवं अनुभव पर आधारित परिणाम के अनुसार ही सत्य या असत्य की पहचान हो सकती है। तो बेंथम है जो प्रयोगात्मक पद्धति, निरीक्षण, प्रमाण और अनुभव के आधार पर किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहते थे, न कि कल्पना के आधार पर। बेंथम का विश्वास था कि निरीक्षण, परीक्षण एवं अनुभव के आधार पर जो परिणाम आते हैं उनको आप सत्य या असत्य उनकी पहचान कर सकते हैं। तो आप इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आपका निष्कर्ष निकलता है कि जो बेंथम की जो अध्ययन पद्धति थी वो प्रयोगात्मक पद्धति थी, जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रमाण और अनुभवों के आधार पर आधारित थी। तो कभी कभार बेंथम के विचारों के बारे में सवाल आए तो बेंथम की अध्ययन पद्धति कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि निरीक्षण, प्रमाण और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने तथ्यों को जानने का प्रयास किया, न कि कल्पना के आधार पर। वह किसी वस्तु को कल्पना के आधार पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उनका विश्वास है कि निरीक्षण, परीक्षण का एवं अनुभव पर आधारित परिणाम के अनुसार ही सत्य या असत्य की पहचान की जा सकती है। आगे हम जेरेमी बेंथम के विचारों पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और ही अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू के आधार पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के आधार पर कि किस प्रकार के सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। आगे और इनके महत्वपूर्ण विचारों को हम अध्ययन करते हैं। बेंथम वह प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता की कसौटी पर परखता है। बेंथम है जो प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता की कसौटी पर परखता है। यदि कोई वस्तु उपयोगिता की दृष्टि से निरर्थक है तो वह त्याज्य है, उसे त्याग करना होता है। और उपयोगिता की धारणा मूलतः प्रयोगात्मक है। बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित है, अनुभव पद्धति पर आधारित है, निरीक्षण और प्रमाण की पद्धति पर आधारित है, न कि कल्पना की पद्धति पर। क्योंकि बेंथम के जो विचार है वो कहते हैं कि आप किसी भी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो वो उपयोगिता की दृष्टि से क्या उपयोगी है या अनुपयोगी। यदि वह अनुपयोगी है तो आप उस वस्तु का त्याग कर सकते हैं। बेंथम उस अनुभव में विश्वास करता है जो वास्तविक तथ्यों से उत्पन्न होता हो, जिसका प्रयोग व्यवहारिक जगत में किया जा सकता हो। यानी बेंथम उस अनुभव में विश्वास करता है जो वास्तविक तथ्यों से उत्पन्न होता हो और जिसका प्रयोग व्यवहारिक जगत में किया जा सकता है। इसके अलावा बेंथम का मानना है कि अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है और सत्य की कसौटी है। यानी बेंथम ने अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत माना और सत्य की कसौटी माना। तो डायरेक्ट इस लाइन को आप अध्ययन कर सकते हैं। क्या बेंथम ने
अनुभव को ज्ञान का स्रोत माना, यस, और उन्होंने अनुभव को ही सत्य की कसौटी माना है। यदि किसी तथ्य के बारे में कोई संदेह होता है तो उसका समाधान अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार अनुभव विचारों का अंतिम स्रोत है। यानी बेंथम के विचारों का अंतिम स्रोत क्या है? अनुभव। क्योंकि बेंथम अनुभव पद्धति के आधार पर ही अपने सारे निष्कर्ष इस देश और दुनिया के सामने रखता है और इसी के आधार पर उन्होंने अपना उपयुक्तवादी सिद्धांत पेश किया है। यानी बेंथम के अनुसार अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है और सत्य की कसौटी है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम ने तथ्यों की बौद्धिक व्याख्या एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इंद्रिय संसर्ग का होना भी अनिवार्य माना। यानी इन अध्ययन पद्धतियों के अलावा बेंथम ने तथ्यों की बौद्धिक व्याख्या करने एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए इंद्रिय संसर्ग का होना भी अनिवार्य माना। इंद्रिय संसर्ग से संवेदना उत्पन्न होती है और संवेदना से विचार उत्पन्न होते हैं और यही संसर्ग अनुभव को प्रभावित करता रहता है। ये बात भी अपने विचारों में बेंथम ने की है। तो आप शॉर्टकट में इसे देख सकते हैं। इंद्रिय संसर्ग से संवेदना उत्पन्न होती है और संवेदना से विचार उत्पन्न होते हैं और यही विचार, यही संसर्ग अनुभव को प्रभावित करता है और इसी अनुभव के आधार पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह ज्ञान सत्य की कसौटी माना जाता है। इस प्रकार बेंथम की पद्धति संसर्ग, निरीक्षण, अनुभव और प्रमाण पर आधारित होने के कारण आगमनात्मक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन सभी अध्ययन करने के बाद कि बेंथम की जो पद्धति संसर्ग, संवेदनाओं पर आधारित, निरीक्षण, अनुभव और प्रमाण पर आधारित होने के कारण वे आगमनात्मक पद्धति है, अनुभवात्मक पद्धति है और विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक पद्धति है। अरस्तु ने भी आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में। बेंथम की प्रयोगात्मक पद्धति इसकी महत्वपूर्ण देन रही है। तो यहां से भी कभी कभार सवाल आ सकता है कि बेंथम की अध्ययन पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है या नहीं है, या आ सकता है कि बेंथम की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं हैं या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बेंथम की अध्ययन पद्धति संसर्ग, संवेदना पर आधारित है, निरीक्षण पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित है और इस कारण बेंथम की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक, अनुभवात्मक, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जेरेमी बेंथम का उपयुक्ततावाद का सिद्धांत। जेरेमी बेंथम का उपयुक्ततावाद का सिद्धांत। उपयुक्ततावाद का सिद्धांत बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य देन रही है। उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसके उपयुक्ततावाद पर ही आधारित है। यानी बेंथम के सभी राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु क्या है? उपयुक्ततावाद का सिद्धांत। लेकिन उसे इसका प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। रोचक बात यह है कि बेंथम ने कहीं भी उपयुक्ततावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यानी बेंथम ने कहीं भी उपयुक्ततावाद शब्द का पहले प्रयोग नहीं किया है। बेंथम के उपयुक्ततावादी दर्शन का वर्णन उसकी दो पुस्तकों फ्रैगमेंट ऑन द गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। क्योंकि उपयुक्ततावाद की अवधारणा बेंथम से पहले भी यूनानी दर्शन में और उसके बाद डेविड ह्यूम जैसे विचारकों, प्रिस्टले जैसे विचारकों के विचारों में पाई जाती है। लेकिन इन्होंने, जेरेमी बेंथम ने उपयुक्ततावाद का सिद्धांत पेश किया है। यानी उपयुक्ततावाद का सिद्धांत जेरेमी बेंथम की महत्वपूर्ण अमूल्य देन है और उसके अन्य सभी राजनीतिक विचार उसके उपयुक्ततावाद पर आधारित हैं, लेकिन उसको इसका प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। उपयुक्ततावाद का प्रवर्तक है जो जेरेमी बेंथम को नहीं माना जा सकता, लेकिन उपयुक्ततावाद का सिद्धांत जेरेमी बेंथम का ही है मित्रों। लेकिन उन्होंने उपयुक्ततावाद का सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती विचारकों डेविड ह्यूम, प्रिस्टले जैसे विचारकों से ग्रहण किया है। बेंथम के उपयुक्ततावादी दर्शन का वर्णन उसकी दो पुस्तकों फ्रैगमेंट ऑन दी गवर्नमेंट इसमें भी मिलता है,
लेकिन विशेषकर इनका जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है जो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। आगे चलते हैं। बेंथम ने इस उपयोगितावाद सिद्धांत के आधार पर बताया कि राज्य की सार्थकता तभी है जब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करे। यानी बेंथम इस उपयोगितावाद सिद्धांत के आधार पर कहता है कि राज्य की सार्थकता तभी है जब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था करे, अधिकतम संख्या में लोगों का कल्याण सुनिश्चित करे, तभी इस राज्य की सार्थकता है, इस राज्य का उपयोग है। चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। क्या और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी फैक्ट है आपकी नजरों में होने चाहिए? तो जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 में हुआ और 1832 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनकी काल अवधि रही है मित्रों, 1748 से लेकर 1832। इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक तथा विधिक एवं सामाजिक सुधारक था जेरेमी बेंथम। इंग्लैंड का न्यायविद, दार्शनिक तथा विधिक एवं सामाजिक सुधारक था क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड की प्रचलित व्यवस्थाओं में सुधार करने पर बल दिया है। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। यह पॉइंट आपको नोटेड होने चाहिए। वह उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। वह प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। यानी वह प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। आगे चलते हैं। 18वीं सदी के अंग्रेजी विचारक जेरेमी बेंथम शास्त्रीय उदारवाद को नई परिभाषा दी। इन्होंने जो प्रचलित उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, उसको एक नए ढंग में इन्होंने पेश किया है। वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को एक प्रलाप, मूर्खता का नंगा नाच करार देकर उपयोगितावाद का प्रवर्तन करता है। यानी जेरेमी बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की आलोचना करता हुआ, उन्हें खारिज करता हुआ उनके बारे में कहता है कि एक प्रलाप है, मूर्खता का नंगा नाच है, यह करार देकर उपयोगितावाद का प्रवर्तन करता है जेरेमी बेंथम। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये फैक्ट के तौर पर हमने पहले चर्चा की है। 1776 में उसकी शासन पर स्फुट विचार फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट शीर्षक की पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें उसने ये मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी यह है कि जिन लोगों से उसका संबंध हो उनके आनंद, हित, सुख की अधिक से अधिक वृद्धि वह करे। यानी इस पुस्तक में उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि किसी भी कानून की उपयोगिता की कसौटी तभी सार्थक होगी जब वह लोगों के आनंद, हित और सुख में अधिक से अधिक वृद्धि करे। यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करे, वही कानून क्या है, सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से स्लाइड को पढ़ सकते हैं। बेंथम की दूसरी पुस्तक आचार और विधान के सिद्धांत, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, 1789 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने उपयोगितावाद का सार है जो उसमें समाहित है मित्रों। उसने इस बात पर बल दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही प्रत्येक कानून का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बेंथम का संपूर्ण विचार उपयोगितावाद पर केंद्रित है। और उन्होंने कहा कि राज्य जो भी कानून बनाता है, राज्य की सार्थकता तभी है जब वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करे। उपयोगितावाद का सिद्धांत वह अर्थशास्त्र में भी लागू करना चाहता था बेंथम। उसका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रतिबंध के बिना अपना हित संपन्न करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। यानी जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद का सिद्धांत अर्थशास्त्र में भी लागू करना चाहता था, क्योंकि उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी तरह के प्रतिबंध के बिना अपने हित संपन्न करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। सूदखोरी के समर्थन में उसने एक पुस्तक प्रकाशित की, डिफेंस ऑफ यूजरी। 1787 में लिखी थी। इस पुस्तक में बेंथम ने गरीब संबंधी कानून, पुअर लॉ में सुधार करने के लिए अपने सुझाव दिए। डिफेंस ऑफ यूजरी पुस्तक के अंतर्गत बेंथम ने गरीब संबंधी कानून है थे, पुअर लॉ थे, उसमें सुधार करने की वकालत की। और इन्हीं सुझावों के आधार पर इंग्लैंड की सरकार ने 1834 में उसमें कई संशोधन किए। इस कानून में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि
इन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए भरपूर समर्थन किया बेंथम ने। इनके अलावा पार्लियामेंट में सुधार कराने के संबंध में भी उसने एक पुस्तक लिखी 1817 में। इसमें उसने सुझाव दिया कि मतदान का अधिकार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिलना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट हो सकता है परीक्षाओं की दृष्टि से कि पार्लियामेंट में सुधार करने के संबंध में भी बेंथम ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिलना चाहिए और चुनाव प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। बेंथम ने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिलना चाहिए और चुनाव प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। इस बात का विचार भी बेंथम ने रखा। आगे चलते हैं। बेंथम ने बंदी गिरोह के सुधार पर भी बल दिया, यानी जो जेल व्यवस्था थी उसमें सुधार पर भी उन्होंने बल दिया। और इन्होंने 1811 में दंड और पुरस्कार पनिशमेंट एंड डिवाइड्स शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की। बंदी गृह जो जेल व्यवस्था थी उन कैदियों के जीवन में सुधार के लिए भी उन्होंने अपने विचार रखे। पनिशमेंट एंड डिवाइड्स नामक इनकी रचना में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है पेनॉप्टिकॉन। पेनॉप्टिकॉन क्या है? जेरेमी बेंथम द्वारा निर्मित पेनॉप्टिकॉन एक ड्राइंग है जो 1791 में इन्होंने बनाई थी। पेनॉप्टिकॉन जेरेमी बेंथम द्वारा 18वीं सदी में अभिकल्पित एक प्रकार की संस्थानिक भवन है। यानी उन्होंने एक ड्राइंग बनाई और उसमें कल्पना की, एक भवन की कल्पना इन्होंने की है इसमें। तो यह फैक्ट भी आपकी नजरों में रहना चाहिए। 18वीं शताब्दी में अभिकल्पित एक प्रकार की संस्थानिक भवन है। आगे चलते हैं। बेंथम का सबसे प्रसिद्ध वाक्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उपयोगितावादी सिद्धांत का नारा है। बेंथम के उपयोगितावाद पर प्राचीन यूनानी दार्शनिकों एरिस्टियस, एपिक्यूरस तथा आधुनिक फ्रांसीसी दार्शनिक हेविलेटियस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। इनके अलावा डेविड ह्यूम, प्रिस्टले जैसे विद्वानों का भी प्रभाव इनके ऊपर रहा है मित्रों। तो इस प्रकार चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। बेंथम के और क्या महत्वपूर्ण विचार रहे हैं? बेंथम व्यक्ति को सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए कहता है कि जिससे वे अपने सुखों में वृद्धि करे तथा दुखों से बचाव किया जा सके। तो बेंथम का यह कथन है कि व्यक्ति को सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह अपने सुखों में वृद्धि कर सके तथा दुखों से बचाव किया जा सके। यही बेंथम का प्रमुख विचार है, उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रमुख विचार है। प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। मनुष्य की सदैव इच्छा रहती है कि वह सुखी बना रहे तथा दुखों से दूर रहे। जो कार्य सुखों की वृद्धि करते हो तथा दुखों में कमी करता हो वही क्या उपयोगितावाद है। यानी बेंथम कहता है कि जो कार्य मनुष्य के सुखों में वृद्धि करता हो और दुखों में कमी करता हो वही क्या उपयोगितावाद है। और उपयोगितावाद का मूल मंत्र आपने देखा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो आज हमने जेरेमी बेंथम के कुछ प्रमुख विचारों को जानने की कोशिश की है। अगली वीडियो सीरीज में हम जेरेमी बेंथम के और क्या महत्वपूर्ण विचार हैं और उपयोगितावाद के सिद्धांत को और महत्वपूर्ण तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एमसीक्यू के बारे में भी अगली वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।